चाहूंगा कि जो आज हमारे साथ खास मेहमान है वो है अंसारी महापंचायत बिहार के संयोजक वसीम नैयर अंसारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा एसक्यू मीडिया चैनल में। वसीम जी बहुत बहुत शुक्रिया एसक्यू मीडिया का, जिन्होंने आज हमको इस लाइव इंटरव्यू में जोड़ा है, आज अपने साथ बात करने के लिए हमको आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी आपका भी धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। और समय को देखते हुए मैं सबसे पहला आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आखिर अंसारी महापंचायत का उद्देश्य क्या है? अंसारी महापंचायत बिहार जो हम लोगों ने संगठन बनाया, उसका उद्देश्य यही है कि जो समाज एकदम बैकवर्ड है, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, जो अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं, खासकर पसमानदा बिरादरी अंसारी के साथ साथ कई ऐसी बिरादरी है जो रायन बिरादरी हैं, हमारे मंसूरी भाई लोग हैं, हमारे इदरीसी भाई लोग हैं, रंगरेज भाई लोग हैं, पमड़िया भाई हैं, ताती हैं, पटवा हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, सत्ता में कोई हिस्सेदारी नहीं है। एक के इनका वोट तो ले लिया जाता है लेकिन इनको बदले में कुछ दिया नहीं जाता, इसलिए आज तक इस समाज का विकास नहीं हुआ है। और इनकी जो स्थिति है, पसमानदाओं को जो स्थिति है, दलित से ही बदतर हो चुका है। वजह यह भी कि दलितों का कम से कम रिजर्वेशन है, जिसकी वजह से लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, विधानसभा में उनकी भागीदारी हो जाती है। उसी तरह शिक्षण संस्थानों में भी भागीदारी हो जाती है। बड़े बड़े जो IAS का एग्जाम होता है, वहाँ पे उनको रिजर्वेशन की वजह से उनके DM कमिश्नर SP बन जाते हैं। लेकिन ये जो पसमानदा समाज है, इनका ना सियासत में भागीदारी हो पा रहा है, ना शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी हो पा रहा है, ना रिजर्वेशन कहीं मिल पा रहा, ना नौकरी के क्षेत्र में भागीदारी हो पा रहा। इसलिए अंसारी महापंचायत बिहार का गठन करना पड़ा, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने हक, अधिकार, सामाजिक एवं राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये समाज को सबसे ज़्यादा देखने की जरूरत है, क्योंकि आखिरी पायदान पे ये खड़ा है। सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है। कोई भी तरह का भी बाढ़ का घटना आएगा तो जितने बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास संसाधन है, वो उस क्षेत्र को छोड़ के इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन जो गरीब है, जो वहीं पर रह सकता है, उसके अलावा कहीं जाने का कोई संसाधन ही नहीं है, साधन ही नहीं, वो कहाँ जाएगा? तो इन गरीबों की लड़ाई अंसारी महापंचायत बिहार लड़ता है। सर, जब आप गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो फिर एक आप नाम लेके क्यों जा रहे हैं जो एक सेकुलर देश है, सेकुलर राज्य है, अंसारी ही नाम क्यों आपको चूज करना पड़ा वसीम जी? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपका है। जब हम लोग संगठन बना रहे थे तो उस समय कई नाम हम लोग के सामने आया, लेकिन हम लोगों को लगा कि सबसे जो बिहार की जो राजनीति है वो कम्प्लीटली जातीय आधार पर पूरा डिपेंडेंट है, और हिंदुस्तान की जो संविधान है वो भी जातीय आधार पर ही सारी सुविधा दे रखा है। धर्म के आधार पर यहाँ कुछ भी नहीं मिला हुआ है। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन जात के आधार पे OBC कैटेगरी में कई जातियों को बांटा गया है, जात के आधार पे कई जातियों को EBC में रखा गया है, जाति के आधार पे कई लोगों को आपका जनरल में रखा गया, जात के आधार पे SC में रखा गया, जात के आधार पे ST में रखा गया। तो हम लोग को लगा जो हमारी लड़ाई है, सबसे पहले और सबसे आसानी को से अगर हम इस लड़ाई में किसी को जोड़ सकते हैं तो अपने समाज को जोड़ सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने नाम रखा है कि अंसारी महापंचायत, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों में अंसारियों की है। अगर इतने बड़े संख्या को भी अगर हम जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का पूरा हक अधिकार की बात हम लोग कर सकेंगे। और आने वाले दिनों में हम अंसारी महापंचायत का विस्तार करने वाले हैं। हमारी बहुत जल्द बिहार में राष्ट्रीय महापंचायत के नाम से पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को हम उसमें शामिल करेंगे। शुरुआती दौर था, अपना एक देश के आधार होना चाहिए। राजनीति में आधार बहुत जरूरी होता है, और आधार उसका जात होता है। अगर आपको जात पे पकड़ बन जाती है तो जमात पे पकड़ बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन पूरे जमात की जब बात करेंगे और आपका जात साथ नहीं रहेगा तो राजनीति में मतलब टिकना बड़ा मुश्किल है, खास करके बिहार की राजनीति में जो कंप्लीट जातीय आधार पर है। वसीम जी, समय को देखते हुए मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि जहां तक हम लोग जो पिछड़ा इलाका से जो बिलोंग कर रहे हैं बिहार में, खास करके यहाँ पे एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ बाढ़, दोहरी मार से हम लोग जूझ रहे हैं। और दिन ब दिन जो कोरोना का आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है। आज का जो आंकड़ा है आप जान रहे हैं कि 2000 प्लस आज का आंकड़ा आया है और 48,000 के पार हम लोग चल चुके हैं कोरोना को देखते हुए। और बाढ़ का तो एक हालात बहुत गंभीर हालात आज से नहीं, जब से हम लोग आजाद हुए हैं 70 सालों से इसका हम लोग झेल ही रहे हैं। प्रत्येक साल एक तरीके से सरकार का इवेंट बन चुके हैं बाढ़। तो अंसारी महापंचायत इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं बाढ़ को लेके? देखिए, अभी हम लोग 1 साल ही हमारे संगठन को हुआ है। बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र इस बार जो बिहार का है, खास करके हमारा जो हर बार रहा है, सीमांचल का क्षेत्र ज्यादा रहा है, जिसमें अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है। उसके अलावा दूसरा जो प्रमंडल रहा है कोसी, सबसे ज्यादा जो बर्बादी जो कोसी में खास करके सुपौल है, मधेपुरा है, आपका
सुपौल का इलाका है, पूरा मधेपुरा का इलाका है, कोसी का इलाका है। इसके अलावा दरभंगा जो प्रमंडल है, जिसमें दरभंगा है, समस्तीपुर है हमारा, इसके अलावा मधुबनी उसमें है। इसके अलावा इस पर और प्रभावित क्षेत्र जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो तिरहुत प्रमंडल का बहुत सारे क्षेत्र है, जैसे वैशाली में कई जगह पे बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, आपके मुजफ्फरपुर में बहुत ज़्यादा पानी घुसा हुआ है। तो अंसारी महापंचायत बिहार की जहाँ तक टीम है मौजूद, हम लोग अभी पश्चिमी चंपारण के ढाका वगैरह इलाका में काफ़ी संख्या में हमारे महापंचायत कार्यकर्ता लगातार रात दिन लगे हुए हैं। जो राहत सामग्री यहाँ से भेजा गया है, हम लोग नहीं जा सके चूँकि लॉकडाउन की वजह से, वरना हम लोग को भी जाना था। और इंशाल्लाह 31 के बाद जो लॉकडाउन का खत्म अगर होगा, ईद के दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन हम लोग निकलेंगे और जो भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है उसमें महापंचायत की टीम जाएगी और जितनी हमारी सलाहियत है अपने सलाहियत के अनुसार वहाँ पे हम लोग राहत सामग्री बांटने का काम करेंगे, लोगों तक पहुँचाने का। वसीम जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको कि कोई पर्सन का थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में आंसर दे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ पाए और समय को देखते हुए, डिजिटल माध्यम है और इस चीज में हम सहयोग करेंगे आप मेरे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना का जो मतलब लॉकडाउन से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सरकार की तरफ से लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगा रहे हैं। अभी जो फिलहाल जो कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन 3 जो आ चुका है, तो इसमें आपका क्या प्रक्रिया है सर? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। WHO का जो रिपोर्ट पहले आया था कि जुलाई की संख्या में 25 से 30 हज़ार पहुंचेगा, लेकिन जुलाई के अंत होते होते ये 48 से 50 हज़ार पहुंचे। जो डाटा अगस्त का था उसको हम लोग पहले ही छू लिए। अभी लास्ट डे बिहार का जो न्यूज़ आया कि बिहार में 20 गुना तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे हालात में पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। बिहार में अस्पतालों में बेड भी नहीं बचा है, इतने ज़्यादा संख्या में लोग संक्रमित हैं कि उतने का इलाज भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोगों से ही अगर आपके चैनल के माध्यम से करेंगे कि अपना बचाव खुद करें। सरकार पूरी तरह फेल हो चुका है, चाहे बिहार की सरकार की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें। इनके पास ना कोई इसका उपाय है, ना कोई उचित इलाज है, न ही इससे बचाने का कोई इनके पास तरीका है। इसलिए सभी भाइयों से आग्रह है कि आप अपना बचाव खुद ही करें। वसीम जी, जैसे आप एक पार्टी का स्वरूप देना चाह रहे हैं और राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाह रहे हैं आप अंसारी महापंचायत को, और हम लोग जहां तक आप लोगों के बारे में पता किए हैं, अंसारी महापंचायत 20 सीटों में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं बिहार विधानसभा में। जी। तो सर, सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन है कि क्या अभी का वक्त में इलेक्शन लड़ना जरूरी है कोरोना का देखते हुए? नहीं, हम लोगों ने चाह भी रहे हैं, कई जगह पर सोशल मीडिया से लिख भी रहे हैं, जितनी हमारी सालियत है। ऐसे हालात में इलेक्शन कतई नहीं होना चाहिए। आज लोगों की जान बचाना ज़्यादा जरूरी है। जान से बढ़ के कोई राजनीति, कोई इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन भाजपा के लोग, RSS के लोग हर हाल में बिहार में इलेक्शन कराना चाहते हैं। विपक्षी पार्टियों ने भी चुनाव आयोग को लिख के दिया, जिसमें राजद भी हैं, कांग्रेस भी हैं, लेफ्ट पार्टी के भी कई लोग हैं। हम के जीतन राम मांझी जी ने उस पर सिग्नेचर कर रखा कि ऐसे हालात में हम लोग इलेक्शन नहीं चाहते हैं। और मानवता भी कहता है, इंसानियत भी कहता है कि ऐसे समय में हम लोगों को अपने लोगों को मदद करना चाहिए। पहले कोरोना की लड़ाई में जंग जीतना है, उसका राजनीति इलेक्शन होता रहेगा। इलेक्शन अभी नहीं होना चाहिए, हमारा ये मानना है। जी, अगर इलेक्शन हो जाती, जैसे चुनाव का कहना है कि हम टाइम पे ही इलेक्शन करवाएंगे, अगर इलेक्शन हो जाती है तो अगर आपका 20 सीटों में कुछ सीट निकल कर आते हैं तो आपका समर्थन किधर रहेगा? एनडीए में रहेगा, यूपीए में रहेगा सर? देखिए, बिहार का इलेक्शन बहुत दूसरे तरह से होना है। एक तरफ चूंकि अभी गठबंधन का दौर चल रहा है, किसी भी पार्टी की अपनी सलाहियत नहीं है कि अपने दम पर इलेक्शन लड़े, खास करके बिहार में। चाहे बड़ी से बड़ी भाजपा की बात कर ले या राजद की बात कर ले, हर आदमी गठबंधन का करने में लगा है कि जो सब अपना आंकड़ा कैसे पार करेंगे, कैसे 40% का जो वोट बैंक है वो कैसे हमारे पास पहुंचेगा, किसको किसको शामिल कर लेंगे, किसका जात का वोट हमारे तक पहुंचेगा, उस पर तैयारी में लगे हुए हैं। महापंचायत से भी कई पार्टी के लोगों ने संपर्क कर रखा है। और बड़ी बात यह है कि अंसारी महापंचायत बिहार एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ये समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। लेकिन अगर ऐसे हालात में अगर हमारे समाज को कोई पॉलिटिकल पार्टी इस बार नज़रअंदाज करती है या हमको जगह देने का काम नहीं करती है, तो 20 सीट पर अंसारी महापंचायत बिहार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कि हम भी जिंदा हैं, हम भी बोल सकते हैं, हम भी लड़ाई लड़ सकते हैं, हम चुनावी मैदान में जाएंगे। यानी कि आपको महागठबंधन को एक खुले चैलेंज आप कर रहे हैं कि आप मुझे सीट दीजिए, यही आपका कहना है वसीम जी? जी जी जी। तो मेरा कहना है, चूंकि हमारी आबादी 11% है, आप हमेशा अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं, मीडिया में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ों को सीट देंगे। RCP सिंह का भी अभी जो डिजिटल वर्चुअल रैली हुआ, उसमें RCP सर ने भी कहा कि हम अति पिछड़ा को सबसे ज़्यादा सम्मान देने का काम करेंगे। माननीय तेजस्वी यादव जी जो नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी कहा कि हम इस बार सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार उतारेंगे वो अति पिछड़ा से उतारेंगे।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि अति पिछड़ा में जब सबसे बड़ी आबादी अंसारी समाज का है, अति पिछड़ा 25% इकलौता 11% अंसारी समाज है, तो आखिर इस समाज को आप क्यों नहीं देखते हैं? 243 विधानसभा की सीट है, एक भी विधायक नहीं है, 75 विधान पार्षद बिहार में है, एक विधान परिषद का सदस्य नहीं है, 16 लोग राज्यसभा के मेंबर हैं बिहार से, एक भी हमारे अंसारी समाज से नहीं है, 40 लोकसभा की सीट है बिहार में, एक भी टिकट आप अंसारी समाज को नहीं देते हैं, तो ये समाज आपका बंधुआ मजदूर नहीं है। अब हम भाजपा के डर से अपने वोट को राजद में देने का काम नहीं करेंगे, हम अपनी सियासी हिस्सेदारी की मांग को मजबूती से रखेंगे। आप देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो हम लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे। महागठबंधन में सिर्फ राजद ही नहीं है, उसमें तो आपको उपेंद्र कुशवाहा का भी पार्टी है, कांग्रेस का हम पार्टी पूरी है, गठबंधन नहीं, हम लोग, हाँ नहीं, आपका कहना सही है, सभी पार्टी है। तो हमारा पूरे महागठबंधन से हमारा सवाल रहता है, क्योंकि महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राजद है, इसलिए हम लोग फोकस राजद पे करते हैं। और हमारा समाज सर, दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम कोई भाजपा से और एनडीए से हिस्सेदारी नहीं मांगते हैं, हम इसलिए गठबंधन से हिस्सेदारी मांगते हैं कि हमारा समाज 99% गठबंधन को जब वोट देता है तो बदले में गठबंधन हमारे समाज के साथ न्याय क्यों नहीं करता है? आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी कहे भी जाते हैं सामाजिक न्याय के नेता हैं, तो ये समाज सामाजिक न्याय में कहाँ पीछे छूट जाता है? हमारा सवाल यहाँ पर है। जी, आपका मांग हम चाह रहे हैं कि पार्टी तक पहुंचे, लेकिन ये वसीम जी कतई सही नहीं है कि सिर्फ टिकट लेने के बाद ही आप समाज में काम कर सकते हैं। आप जिस तरीके से आप अभी बोले कि ये मेरा पॉलिटिकल बैनर नहीं है, ये सोशल बैनर है, हम मतलब समाज से काम करते हैं और हम चाह रहे हैं कि आप समाज में जुड़े हुए रहिए, काम कीजिए। लेकिन जो अभी का जो वर्तमान स्थिति है महागठबंधन को देखते हुए कि अब तक तो महागठबंधन को एक स्वरूप नहीं दे पाया है, चाहे वो राजद हो चाहे कांग्रेस हो। और एक 15 साल जब हम राजद को देखते हैं, लल्लू का यादव का और सुशासन बाबू का, तो आप सबसे बेहतर नेता आपकी तरफ से कौन होंगे सर, सुशासन बाबू या फिर तेजस्वी यादव? हम लोग शुरुआती दौर से ही हमने कहा है और आज भी हम कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी एक गरीबों के मसीहा के रूप में उभरे। अति पिछड़ा समाज अगर कुछ बोल पा रहा है आज बिहार में तो लालू यादव जी की देन है। लालू यादव जी की विचारधारा को हम लोग मानते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। लेकिन करेंटली पार्टी में जो एक नया ट्रेंड विकसित हुआ है खास करके राजद में, कि ये जो राजनीतिक पार्टी जो गरीबों पिछड़ों अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए बनाई गई थी, आज ये कॉर्पोरेट फॉर्स बन चुका है। आज इनके यहाँ एमएलसी का टिकट चाहिए तो 12 करोड़ रखना होगा। आपको अगर यहाँ एमएलए का टिकट लेना है तो 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपया रखना होगा, तब कहीं एमएलए का टिकट मिलेगा। राज्यसभा एडी सिंह जैसे लोग जाएंगे जो 200-200 करोड़ रुपया दे के जाते हैं। तो भाई गरीब मजदूर का जो बेटा है मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जो 15 साल का जो शासन रहा लालू यादव का और सुशासन बाबू का, मेरा सीधा सवाल है कि आप किधर हैं? लालू यादव का शासन को बेहतर मानते हैं या फिर सुशासन बाबू का शासन को बेहतर मानते हैं? हमारा सोच बड़ा दूसरा, इस पे हम किसी को बेटर नहीं कर सकते हैं। लालू जी ने भी कई ऐसे काम किए हैं जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने भी बिहार को अच्छे ढंग से चलाने का काम किया है। इधर के दिनों में जो परेशानी आई है, लेकिन पहला जो इनका शासन रहा है 2005 से 2010 का, उसमें बिहार का बहुत तेजी से विकास हुआ। उस समय मैं दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा था। तो उस समय जब लोग कहते थे कि बिहारियों को, जब हम लोग पहली बार 2002 में जब दिल्ली गए तो उस समय बिहारी का मतलब एक गाली होता हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे ये प्रवृत्ति थोड़ा चेंज हुआ, जिससे माननीय नीतीश कुमार जी का ये बहुत बड़ा दिन है। तो हम किसी को बेटर नहीं कर सकते हैं। सभी ने बिहार को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने का काम किया है और आगे अब देखेंगे हम लोग इंशाल्लाह। जब सर कोई बेटर नहीं है तो आपके लिए ऑप्शन में फिर सुशासन बाबू क्यों नहीं है? वहां आप क्यों नहीं आप मतलब सीट का मांग करते हैं, सिर्फ राजद में ही क्यों? देखिए, हमारा मांग राजद से इसलिए ज्यादा रहता है कि जो हमारे जो वोटर हैं, हमारा जो समाज है, वो कम्प्लीटली लालू यादव जी को वोट करता है। क्योंकि एनडीए में रहने की वजह से माननीय नीतीश कुमार जी से हमारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि वहाँ पे भाजपा है, तो भाजपा में जो खास करके मुस्लिम कम्युनिटी जो लोग हैं एकदम डायरेक्टली उसके अनवाइड होते हैं। वो वोट इसी वजह से राजद और गठबंधन को करते हैं। तो हम अपने समाज की जब बात देखते हैं कि हमारा जो 98% वो जब हम राजद को देते हैं, गठबंधन को देते हैं, तो भाई हम हिस्सेदारी उसी से मांगेंगे जिसको हम वोट करते हैं। तो पहला हिस्सेदारी की मांग हमारा राजद से है। अगर नहीं बात बनती है तो माननीय नीतीश कुमार जी से भी हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा अगला क्वेश्चन मुस्लिमों के लिए, क्योंकि आप अंसारी एक बैनर लेके चल रहे हैं, भारत में मुस्लिम एक नाम दिया गया है। जी जी जी। उसमें सभी समुदाय आते हैं, सिरसावादी आते हैं, अंसारी आते हैं, खान आते हैं और कई हैं हमारे समाज में, सब मिलकर 18% है। आप जब अंसारी को लेके चल रहे हैं तो फिर आपका बैनर तले
कैसे जोड़ पाएंगे? खान कहाँ से आएंगे, सिरसावादी कहाँ से आएंगे? आप इसको कैसे जोड़ेंगे सर? अभी हम लोग पहले कहा, मैंने पहले भी कहा कि अभी मैं अंसारी समाज को जोड़ने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी आबादी पूरे मुसलमानों की आबादी के लगभग 55 से 60% की आबादी इकलौता अंसारी समाज का है। ये समाज बहुत बड़ा है और पूरे बिहार में काफी संख्या में लोग फैले हुए हैं, तो इतनी बड़ी समाज को जोड़ना ही बहुत बड़ी चुनौती है। ये समाज जुड़ जाएगा तो जात जुड़ जाएगा, तो जात से जमात तक जाने में हमको समय नहीं लगेगा। आज भी हमारे संगठन में कई लोगों का फोन आता है, हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अंसारी महापंचायत जो नाम की वजह से है वो हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमने कहा आपके लिए विकल्प हम लोग बहुत जल्दी खोल रहे हैं। हम लोग अंसारी महापंचायत की जगह पर हम लोग राष्ट्रीय महापंचायत बहुत जल्दी समाज के बीच में लेकर के आ रहे हैं, जिसमें सभी जाति सभी धर्म के लोगों का हम उसमें समागम करेंगे। सर, अंसारी के लिए सबसे 3 बड़ी समस्या क्या है बिहार में? सबसे बड़ी समस्या पहली है कि सामाजिक हिस्सेदारी होनी चाहिए, दूसरी सियासी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तीसरा जो शिक्षा का अभाव हमारे समाज के अंदर है। शिक्षा का अभाव होने की वजह से इस समाज जागरूक नहीं हो पा रहा है। समाज में अधिकार कैसे मिले, सियासत में अधिकार कैसे मिले, सियासत क्या होता है, सत्ता का सुख किसको कहते हैं, सियासत में अगर एक एमएलए बनाते तो एमएलए बनाने का समाज को कितना फायदा पहुंच सकता है, इसकी बहुत ज्यादा घोर अभाव है। अशिक्षित लोग हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो चुनौती है वो शिक्षा है और सत्ता में हिस्सेदारी। और सामाजिक हिस्सेदारी की इसलिए बात करते हैं कि हमारे समाज को आज भी नीच के रूप में देखा जाता है कि अंसारी जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड लोग हैं। इसी तरह से हमारे जो और भी जो इस तरह के हमारे जो लोग हैं उनको भी इसी तरह से मंसूरी भाई हैं, इदरीसी भाई, जितने बैकवर्ड मुसलमान को है, किसी को दुनिया है, किसी को जोला है, किस तरह का शब्द इस्तेमाल करके समाज में भी सामाजिक परिवर्तन भी समाज को अपना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में हमारे समाज के लोग भी इंसान है। आप इसको न्यूज कब तक देखते रहेंगे? जब तक न्यूज देखते रहेंगे समाज वसीम जी, यही वजह है कि दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस होते हैं। जी सर। वसीम जी, वक्त को देखते हुए आज आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ जी। आवाज आ रही है? अब तक पहुंच रही है वसीम जी? हेलो जी, आवाज पहुंच रही है? हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं आप वसीम जी? दोस्तों, ये वसीम जी थे, हमारे गया से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छा खासा काम भी कर रहे हैं समाज के लिए अंसारी महापंचायत का बैनर तले। और इनका जो मांग थे, इनका जो 11% बिहार में जो है समुदाय, उनके आधार पर इनका मांग है कि हमको मतलब सीट दिया जाए। और इसी मांग को लेते हुए हम लोग सामने बात को रख रहे थे वसीम जी, और फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वक्त हो चला है इनसे अलविदा लेने के लिए, लेकिन इसी बीच हम और एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे जो हमारे बीच एक हीरो के रूप में उभर चुके हैं और कहने कहीं इतिहास इन्हीं सब इंसानों के लिए बचा है और लिखा जाएगा। आज सोनू सूद जी का लॉकडाउन के दौरान जो काम किए हैं प्रवासी मजदूर के लिए और मदद किए हैं, उनके हर तरफ तारीफ ही तारीफ हो रही है। लेकिन उसी एक इंसान का आज जन्मदिन है, तो वसीम जी से मैं पूछना चाहूंगा कि सोनू सूद के लिए आप 2 शब्द जरूर बोले वसीम जी। नहीं, सोनू सूद जैसे उनको तो हम लोगों ने हमेशा स्क्रीन पे नेगेटिव कैरेक्टर में देखा है, लेकिन आज हकीकत अगर बात की जाए, खास करके जब से लॉकडाउन आया है, देश के रियल कोई हीरो है, रियल अभिनेता है, जो समाज के लिए, जो देश के लिए, जो पूरे इंसानियत के लिए अगर जो खड़ा है, तो उसमें सोनू सूद जी का नाम सबसे पहला आता है। आज जन्मदिन है उनका, तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम उनको बधाई भी देना चाहेंगे कि आज पूरे देश में कई सोनू सूद जैसे लोगों की जरूरत है। आप आगे आए सर, आपका पूरा देश की तरफ आभार व्यक्त करते हैं कि आप जैसे लोग अगर देश में और पैदा होंगे तो जो सामाजिक जो बुराइयां हैं, जो समाज के अंदर जो इतनी सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान होने में समय नहीं लगेगा। आप जैसे हीरो की देश में जरूरत है। जी वसीम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपसे बात करके मुझे एक सीख तो जरूर मिल गई कि बिहार में अभी भी कास्ट सिस्टम तो चल ही रहा है, जो आपसे बात करने को जो मुझे महसूस हुआ। लेकिन ये कहीं कहीं जो किसी भी समुदाय को जो पिछड़ा रहता है उसका नेता उभर के आना चाहिए, और वो आप प्रयास कर रहे हैं और होनी भी चाहिए। सिर्फ ये प्रयास आपका गया और आपका सीतामढ़ी तक ही नहीं रुकनी चाहिए, आपका जहां जहां तक आपका पहुंच है इस प्रयास को आगे बढ़ाइए। और आपका जो समय दिया, कीमती समय, उसके लिए हमारे टीम को आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा फिर से। और फिर आगे आपसे फिर बात जारी रहेगी। तब तक के लिए सभी दर्शकों और आपसे भी अलविदा चाहते हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।